जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा 21 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू किया था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर के तहत दो महत्वपूर्ण पॉलिसीज को चेंज किया गया है। नंबर 1, पेंशन एंटाइटलमेंट के रूल्स जैसे डिसेबिलिटी पेंशन, वॉर इंजरी पेंशन वगैरह। और नंबर 2, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम नए पेंशन एंटाइटलमेंट रूल्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये नए रूल्स सिर्फ उन्हीं सैनिकों पर लागू हैं जिनका रिलीज मेडिकल बोर्ड 21 सितंबर 2023 के बाद हुआ है। 21 सितंबर 2023 से पहले पुराने रूल ही लागू होंगे। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ में क्या अंतर है। 21 सितंबर 2023 से पहले ये इंपेयरमेंट रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं होती थी। पार्ट 2 में बताऊंगा कि अगर आपको मेडिकल बोर्ड एक से ज्यादा डिसेबिलिटी देता है तो टोटल डिसेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि पेंशन रूल्स के अनुसार इंजरी या बीमारी की कैटेगरीज क्या होती हैं। इन्हें जानना जरूरी है क्योंकि इसी कैटेगरी पर निर्भर करेगा कि डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ में क्या अंतर है। नोट करने वाली बात यह है कि 21 सितंबर 2023 से पहले इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं होता था। तो पहले अगर 20% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी मिलती थी और ये डिसेबिलिटी फौजी नौकरी के कारण होती थी तो सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाती थी। पर 21 सितंबर 2023 के बाद की रूल पोजीशन ये है, अगर वो सैनिक डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। मतलब मान लीजिए नायक थापा का कॉन्वॉय के दौरान एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल गया और डॉक्टर्स ने कहा कि वो अब फौजी नौकरी के लायक नहीं है, तो उसे आर्मी से इनवैलिड आउट कर दिया जाएगा और इस केस में उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी जैसे 21 सितंबर 2023 से पहले मिलती थी। लेकिन अगर एक्सीडेंट के बाद नायक थापा को डिसेबिलिटी तो मिली पर उसकी फौजी नौकरी कंटिन्यू रही और वो 4 साल बाद अपनी सर्विस पूरी करके पेंशन जा रहा है, इस केस में उसे डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, उसे मिलेगा इंपेयरमेंट रिलीफ। इसी तरह अगर नायक थापा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाता है तो भी उसे इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। तो सार ये है कि अगर इनवैलिड आउट हुआ तो डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस कंटिन्यू रही तो इंपेयरमेंट रिलीफ। इन दोनों चीजों में समानता यह है कि दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका और दोनों का अमाउंट बराबर होता है। और अंतर क्या है? अंतर आपको गवर्नमेंट लेटर की भाषा में बताता हूं। तो इंटाइटलमेंट रूल्स 2023 का लेटर ये कहता है, इंपेयरमेंट रिलीफ इज नॉट ए पेंशन, इट विल स्टॉप आफ्टर द डेथ ऑफ द रिसिपिएंट। इसका अर्थ यह है कि इंपेयरमेंट रिलीफ एक अलाउंस है, ये पेंशन नहीं है, इसीलिए ये सैनिक की डेथ के बाद मिलना बंद हो जाएगा। अब अर्थ ये है तो इसके परिणाम क्या है? इसके 3 महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आते हैं। नंबर 1, 21 सितंबर 2023 से पहले सैनिक की डेथ के बाद फैमिली पेंशन कैलकुलेट करने के लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को भी शामिल किया जाता था। अब इंपेयरमेंट रिलीफ को फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 2, 21 सितंबर 2023 से पहले पूरी पेंशन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब क्योंकि इंपेयरमेंट रिलीफ पेंशन है ही नहीं इसलिए इनकम टैक्स लगेगा। और नंबर 3, 21 सितंबर 2023 से पहले डिसेबिलिटी एलिमेंट पर डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलता था। इंपेयरमेंट रिलीफ पर डियरनेस रिलीफ मिलेगा या नहीं इस पर क्लैरिटी नहीं है। ये तीनों चीजें एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 में स्पष्ट लिखी हुई नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट कि इंपेयरमेंट रिलीफ एक पेंशन नहीं है और ये डेथ के बाद रुक जाएगी, मेरी समझ से इसका यही अर्थ निकल कर आता है। अगर आप में से किसी को इंपेयरमेंट रिलीफ मिल रहा है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए। थैंक यू। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कोई टॉपिक कवर करूं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पक्का उन टॉपिक्स को भविष्य में कवर करूंगा। थैंक यू।
तो ये था पार्ट 1 और अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि अगर आपको एक से ज्यादा डिसेबिलिटी मिलती है तो आपकी टोटल डिसेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए खोलते हैं गणित की नोटबुक और कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये उदाहरण है नायक बलविंदर का। नायक बलविंदर को रिटायरमेंट के समय 2 डिसेबिलिटी मिली है। वो है डिसेबिलिटी 1 हाइपरटेंशन और डिसेबिलिटी 2 नी इंजरी। दोनों प्रकार की डिसेबिलिटी है 10%। अभी कई बार ऐसा लग सकता है कि नायक बलविंदर को 2 डिसेबिलिटी क्योंकि 10% मिली है तो उसकी टोटल डिसेबिलिटी 20% यानी 20% हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। टोटल डिसेबिलिटी को इस प्रकार से कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये नीचे की टेबल में देखते हैं। तो उस टेबल में मैंने सबसे ऊपर लिखा है 100%, जो कि हमारी किसी भी बॉडी का टोटल फिटनेस लेवल होता है। अगली लाइन डिसेबिलिटी 1 हाइपरटेंशन 10%, जो कि बलविंदर को मेडिकल बोर्ड ने दिया है। उससे अगली लाइन में मैंने लिखा है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि डिसेबिलिटी 1 को निकालने के बाद बॉडी का फिटनेस लेवल कितना रह गया, जिसके लिए 100 में से मैंने 10 को माइनस कर दिया। तो अब फिटनेस लेवल आ गया 90% यानी 90%। उससे अगली लाइन में डिसेबिलिटी 2 नी इंजरी यानी घुटने की चोट के कारण जो डिसेबिलिटी मिली है उसको मैंने लिख दिया है, जो फिर से है 10%। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगली लाइन में है, जो है डिसेबिलिटी 2 नेट। मतलब डिसेबिलिटी 2 जो है वो 10% नहीं होगी, वो होगी बैलेंस फिटनेस लेवल यानी 90%। उसको हम गुणा करेंगे डिसेबिलिटी 2 से यानी 10% से, तब आ जाएगी नेट डिसेबिलिटी 2 जो कि है 9%। तो इसलिए नायक बलविंदर की टोटल डिसेबिलिटी बनेगी डिसेबिलिटी 1 10% प्लस डिसेबिलिटी 2 नेट 9% यानी टोटल 19%, 19%। तो ये था पहला उदाहरण। अभी एक और उदाहरण देखते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये उदाहरण है नायक गुरुंग का। नायक गुरुंग को रिटायरमेंट के समय 3 प्रकार की डिसेबिलिटी मिली हैं। वो है हाइपरटेंशन के लिए 10%, नी इंजरी के लिए 10% और बाजू में इंजरी के लिए 5%। तो देखते हैं कि नायक गुरुंग को टोटल डिसेबिलिटी कितनी मिलेगी। जाहिर है ये 25% नहीं होगी। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लाइन में जैसे हमने पिछली शीट में लिखा था, टोटल फिटनेस लेवल है 100%। उसके अगली लाइन में डिसेबिलिटी 1 हाइपरटेंशन 10%। इसको मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया है। अब अगली लाइन में आ जाएगा बैलेंस, जैसे कि पिछली शीट में किया था। 100 माइनस 10, 100 में से 10 को घटा दिया तो फिटनेस लेवल आ गया 90%। अब अगली इंजरी है डिसेबिलिटी 2 घुटने की इंजरी, जो है 10%। तो इसको निकालने के लिए डिसेबिलिटी 2 नेट हमने कैलकुलेट किया। 90% को 10% से गुणा किया तो वो डिसेबिलिटी नेट आ गई 9%। इसको भी मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया। उसके बाद अब बैलेंस कितना आ गया। बैलेंस निकालने के लिए हमने जो पिछला बैलेंस था यानी 90%, उसमें से नी इंजरी की नेट डिसेबिलिटी को माइनस कर दिया, यानी 90 में से 9 को घटा दिया तो बैलेंस आ गया 81% यानी 81%। उसके अगले लाइन में मैंने लिख दिया है डिसेबिलिटी 3 आर्म इंजरी, जो कि है 5%। और सबसे लास्ट लाइन में लिखा डिसेबिलिटी 3 नेट। अब ये नेट डिसेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 81% को गुणा करेंगे 5% से, जो कि आ जाएगा 4%। इसको भी मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया। और अब जितने भी ग्रीन में हाईलाइटेड हमारी जो कैलकुलेटेड डिसेबिलिटी आई हैं उन सबको जोड़ दिया और उन सबको जोड़ के इनका टोटल आया 23%। इसका अर्थ है कि नायक गुरुंग को रिटायरमेंट जाते समय टोटल 23% डिसेबिलिटी मिल जाएगी। ग्रेट। तो ये था पार्ट 2 और अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि सैनिकों को जो इंजरी या बीमारी होती है उसे कारण के अनुसार कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस का क्या अर्थ है। जब भी डिसेबिलिटी की बात आती है ये दोनों चीजें जरूर मेंशन होती हैं। उसकी इंजरी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी या नहीं, या उसकी बीमारी एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी या नहीं।
तो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस का अर्थ है कि इंजरी या बीमारी का कारण फौजी नौकरी या फौजी ड्यूटी था। जैसे अगर एक एएससी ड्राइवर फौजी गाड़ी को लेकर पठानकोट से ले जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और उसे इंजरी हो गई, तो ये इंजरी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस मानी जाएगी। ऐसे ही अगर हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग के दौरान सैनिक को हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई तो उसे एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। तो ये था एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस का अर्थ। अब ये एग्रेवेटेड का क्या अर्थ है? तो एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कहते हैं जब इंजरी या बीमारी फौजी नौकरी के कारण नहीं हुई लेकिन उसके कारण पहले से बढ़ गई। जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पहले से थी, हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग हुई और प्रॉब्लम बढ़ गई, तो उसे कहा जाएगा एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। अब सेना में होने वाली इंजरीज या बीमारियों को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी ए, बी, सी, डी और ई। इंजरी या बीमारी किस कैटेगरी में आएगी ये इस पर निर्भर करेगा कि वो किस कारण से हुई है। तो देखते हैं इन कैटेगरीज का क्या अर्थ है। तो नंबर 1 है कैटेगरी ए। इस कैटेगरी में वो डिसेबिलिटी आती है जो फौजी नौकरी के कारण नहीं हुई है। जैसे सिपाही सिन्हा लीव पर गया और बाइक चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये इंजरी और उससे होने वाली डिसेबिलिटी कैटेगरी ए में आएंगी। इसी तरह कैंसर या किडनी की प्रॉब्लम जो फौजी नौकरी के कारण नहीं हुई है वो भी कैटेगरी ए में आएगी। स्पष्ट है कि कैटेगरी ए में होने वाली डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि इसका फौजी नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2 कैटेगरी बी। इस कैटेगरी में वो डिसेबिलिटी आती है जो फौजी ड्यूटी करते समय किसी बीमारी से हुई है, जैसे हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग में। नंबर 3 कैटेगरी सी। इस कैटेगरी में वो डिसेबिलिटी आती है जो फौजी ड्यूटी करते समय एक्सीडेंट के कारण हुई है। तो कैटेगरी बी थी फौजी ड्यूटी के दौरान बीमारी से और कैटेगरी सी है फौजी ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट से, जैसे फौजी कॉन्वॉय में जाते हुए एक्सीडेंट या इंटर यूनिट स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेते समय कोई इंजरी। याद रखने वाली बात, कैटेगरी बी और सी में होने वाली डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ मिलते हैं और अगर ऐसी इंजरी से सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है। अब आते हैं कैटेगरी डी पर। कैटेगरी डी में वो डिसेबिलिटी आती है जो ऑपरेशनल एरिया में हुई है पर दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशंस में नहीं। जैसे कश्मीर वैली में सैनिक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था और सांप ने काट लिया, या हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड था, एवलांच आई और डेथ हो गई। कैटेगरी डी में होने वाली डिसेबिलिटी के लिए लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन या लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलते हैं और अगर ऐसी इंजरी से सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती है। इन सभी प्रकार के पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। और अंत में आते हैं कैटेगरी ई पर। कैटेगरी ई में वो डिसेबिलिटी आती है जो ऑपरेशनल एरिया में दुश्मन या मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशंस में हुई है, जैसे कश्मीर वैली में ऑपरेशंस में गोली लगने के कारण। इसके अलावा अगर बैटल इनॉकुलेशन या ट्रेनिंग के दौरान बम फट जाता है तो वो डिसेबिलिटी भी कैटेगरी ई में आएगी। कैटेगरी ई में होने वाली डिसेबिलिटी के लिए वॉर इंजरी पेंशन या वॉर इंजरी रिलीफ मिलते हैं और अगर ऐसी इंजरी से सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलती है। तो ये थी इंजरीज और बीमारियों की कैटेगरी। अब आते हैं आज के वीडियो के लास्ट मुद्दे पर और वो है कि ड्यूटी की परिभाषा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन या इंपेयरमेंट रिलीफ तो तभी मिलेगा जब इंजरी ड्यूटी के दौरान हुई है। तो ड्यूटी में ये चीजें शामिल होंगी। नंबर 1, जब सैनिक ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जा रहा है किसी भी गाड़ी में, जैसे वो घर से ऑफिस अपनी बाइक पर जा रहा है तो भी वो ड्यूटी पर माना जाएगा। नंबर 2, जब सैनिक ड्यूटी स्टेशन से घर लीव पर जा रहा है या लीव से वापस लौट रहा है तो भी उसे ड्यूटी पर माना जाएगा। नंबर 3, जब सैनिक किसी फौजी स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है तो उसे ड्यूटी पर माना जाएगा। याद रखने वाली बात, अगर ये स्पोर्ट्स कंपटीशन प्राइवेट है और इसके लिए सैनिक को फौज के द्वारा डिटेल नहीं किया गया है तो उसे ड्यूटी नहीं माना जाएगा।
ग्रेट। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट बातें एक बार दोहराता हूं। नंबर 1, मान लीजिए किसी सैनिक को नौकरी के दौरान कोई इंजरी या बीमारी होती है जो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है। 21 सितंबर 2023 के बाद अगर वो डिसेबिलिटी के साथ रिटायर होता है तो उसे इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, और अगर उसे डिसेबिलिटी के लिए इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। नंबर 2, इंपेयरमेंट रिलीफ पेंशन नहीं है और सैनिक की डेथ के बाद यह मिलना बंद हो जाएगा। और नंबर 3, डिसेबिलिटी की कैटेगरीज को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ पर डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।